वो यूएई को भी यानी पूरा अरब को वो अपना दुश्मन मानता है, लेकिन यूएई जो है वो इसराइल के गोदी में क्यों बैठा? यानी यार ये अब उनकी अपनी अपनी वो हैं, उनकी स्ट्रेटजीज। अभी मैं कोई ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं कह सकता, मैंने इतना गौर से देखा भी नहीं है। भाई जिसने स्टूडियो में आना है आ जाओ, जगह है अभी और बाद में नहीं मिलेगी, ठीक है? फिर फुल हो जाता है, फिर नहीं मिलती, तो इसलिए अभी आ जाओ जिसने भी आना है, ठीक है? तो बात ये है कि अब मैं को पॉलिटिक्स पे ऊपर, इस वाली पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी अभी इतनी नजर नहीं है। वॉर वाला मुझे पता है कि क्या चल रहा है, मगर मैं डिटेल में ज्यादा इस टाइम नहीं देख रहा, ठीक है? मैं बहुत बिजी था इस वीक, और अभी फिर होगा, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि वॉर का भी क्या चल रहा है। मुझे इतना पता है कि कुछ डील्स की बातें हो रही हैं, मगर मुझे अभी भी लगता है कि जो ट्रंप वाला व्हाइट हाउस है वो असल में जो कोशिश कर रहा है किसी तरीके अपनी फेस सेविंग कर ले, और ईरान उनको देने के मूड में नहीं है। दूसरी बात है कि चाइना गए थे, चाइना से कुछ नहीं मिला, ठीक है? तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर उधर से कुछ मिल जाता तो ये वॉर से हट जाता आराम से, मगर आई डोंट थिंक सो कि अब क्योंकि वहां से कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये कोशिश करते रहें कि ईरान इनको कुछ दे दे, मगर अब वो उनकी भी मर्जी है। वो तो इवन के उनके सुप्रीम लीडर ने तो ये कह दिया कि हम यूरेनियम किसी को भी नहीं देंगे, हमारा यूरेनियम हमारे पास रहेगा। अब ये जो एक बहुत बड़ा, मतलब जिस बात पे आपने जंग शुरू की थी, गल्फ ऑफ हरमुज भी बंद करा दिया और वो भी नहीं होना, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल मसला हो जाएगा ना। तो ये चीजें तो फिर इस तरह रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ट्रंप को भी कोई वे आउट चाहिए, और ईरानियंस जो हैं वो देने के मूड में नहीं है। और आई थिंक कि चाइना और रशिया भी देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर चाइना और रशिया चाहें कि वो ट्रंप को वे आउट दे दे तो वो दे देगा, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि यूएस के लिए मसले हों अभी। और ये ज़ाहिर बात है कि मुझे तो ये बात बहुत ही बुरी लग रही है। ज़ाहिर बात है कि हम इधर अब रहते हैं, ये हमारा कंट्री है यूएस जो है, और मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह से के मसाइल हों, मगर प्रॉब्लम ये है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट निकली है। उसको समझ नहीं आई कि यहाँ पे डिसीजंस कैसे लेने थे और किस तरह से इन चीज़ों को रिजॉल्व करना था। डिप्लोमेसी उनकी बात में समझ नहीं आई, और वॉर स्ट्रेटजी भी उनको समझ नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में लोगों को पता नहीं है, पेंटागन में काबिल तरीन लोग बैठे हैं दुनिया के जो कि वॉर स्ट्रेटजी को, डिप्लोमेसी को समझते हैं, और वाइट हाउस में, मतलब कांग्रेस में और सेनेट में भी बैठे हैं ऐसे लोग। मगर प्रॉब्लम अब ये है कि जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है अभी, वो समझने वाले नहीं है, ठीक है? गालिब भाई, एक और आखिरी सवाल है कि 1975 में सोवियत यूनियन ने जो है वो ज़हनिज़्म के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास की थी यूएन में, या उसमें है कि ये ज़ायनिज़्म जो है ये एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान या चाइना को भी, पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको भी यूएन में हिंदुत्व का जो नजरिया है उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? क्या आप समझते हैं? क्योंकि ये भी एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी ही है, ये भी एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी ही है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन नेपाल के लिए भी कुछ खतरा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे देखें, ये खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। आपको पता है कि एक मास एक्सोडस हो रहा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस से, जो कि लोग अपना पैसा वहां से, इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो निकाल रहा है, इंडियन कंपनीज से इस टाइम निकाल रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडियन टूरिज्म इस टाइम सुपर डिक्लाइन पे है, और ये इमेज पिछले 3 साल के दौरान बना है। जो इन्होंने खास तौर पे ये जो एक वो जो गोबर पार्टीज करते हैं, ये काओ यूरन वाला जो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया, पहले लोगों को नहीं पता था ना। तो अब लोगों ने इंडिया का जो इमेज है एज ए डर्टी कंट्री बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? चाहे वो पाकिस्तान हो, या चाहे वो वाइट सुपरमेसिस्ट हो, या जो भी हो, ठीक है? तो उन्होंने वो इमेज अब बनाना शुरू कर दिया। फिर दूसरे जो मॉब लिंचिंग आए दिन हो जाती हैं, फिर जो पीछे इंडिया खास तौर पे इंटरनेशनल न्यूज़ में रहा, जो कि इन्होंने वो जो 12 लोग जिन्होंने उस औरत का रेप किया था गुजरात राइट्स के दौरान, उसको जब रिलीज किया था, तो जो दुनिया में सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ना वो, और जो खास तौर पे दुनिया में देखते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए इधर उधर क्या हो रहा है, वो अब इंडिया के खिलाफ भी उसी तरह सरगर्म हो चुके हैं, ठीक है? तो इंडिया जो इमेज पाकिस्तान का बनाने की कोशिश कर रहा था, उस तरह का इमेज अब इंडिया का बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
फिर ये जो मीडिया है आपका, उसने जो एक इमेज क्रिएट किया है इंडिया का, वो बहुत ही खतरनाक इमेज है, ठीक है? खास तौर पे अर्नब गोस्वामी जिस तरह से और अंग्रेजी में वो बोल रहा होता है, और जो जहालत वो अंग्रेजी में बोल रहा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जब हिस्ट्री आज से 10-15 साल बाद लिखी जाएगी ना, अर्नब गोस्वामी को इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह आदमी के तौर पे बात की जाएगी। क्यों? हाँ। क्योंकि आप देखें आजकल वो इंटरनेशनल लोगों को बुला लेता है, कभी वो विक्टर गाओ को बुलवा लेता है, कभी वो किसी इजरायली को बुला लेता है, कभी किसी अमेरिकन प्रोफेसर को बुला लेता है, कभी जॉन मेरेशहाइमर को बुला लेता है, और फिर उसके बाद जिस तरह का वो रवैया करता है, और ये सारे इंटरनेशनल फॉलोइंग वाले लोग हैं, उसकी वजह से फिर दुनिया उनको देखती है और उसके हेडलाइंस बनते हैं, क्योंकि वो वही जो हिंदी में तमाशा करते हैं दूसरे इंडियन चैनल्स, वो इंग्लिश में कैपिटल टीवी पे कर रहा होता है। तो आई थिंक कि वो एक बहुत ही गंदा किस्म का इमेज इंडिया का जो है ना, उसकी वजह से एक सामने आ रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि जो कास्टिज्म के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सामने आते रहते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अब दुनिया में पहले CNN और BBC होते थे, और वो एक इंडिया का पॉजिटिव इमेज, एक लिबरल इमेज दिखाते रहते थे, बट अब बात जो है ना वो इनके हाथ से निकल गई है। अब TRT, रशियन टीवी, टर्किश टीवी, अल जजीरा, सबसे बड़ा जो इशू है, अल जजीरा जो है वो इंडिया का बहुत बुरा इमेज दिखाता है। अब आई थिंक कि उस वो बायस्ड जरूर होता है, मगर उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी, कुछ ना कुछ बल्कि काफी ज्यादा रियलिटी होती है, और कुछ चीजों में आप ये कह नहीं सकेंगे कि वो उसमें बायसनेस है, क्योंकि वो सिर्फ फैक्ट्स दिखा रहा होता है, ठीक है? तो अब प्रॉब्लम जो है ना वो इंडिया के लिए ये बन गया, एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग ना। मैं आपको इस बात के बारे में बता सकता हूँ कि ये अभी शुरुआत है, ये वो नहीं है कि ये इमेज अब छुप सकेगा। दूसरी बात है कि ज़ायनिज़्म की फुल सपोर्ट में जो मोदी की हरकतें हैं और बीजेपी की, वो देखें, दुनिया में पैलेस्टाइन के साथ, दुनिया में ह्यूमन राइट्स में काम करने वाले सब लोगों की हमदर्दी हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ है। और इशू ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट इतना फ्रंट फुट पे जाके इसराइल के साथ हाथ मिलाएगी, तो मुस्लिम दुनिया तो छोड़ दो एक साइड पे, वो तो है ही है, मगर नॉन मुस्लिम दुनिया, इवन के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें भी जो लोग लेफ्ट है वो इंडिया को पसंद नहीं करेगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि तुलसी गैबर्ड और ये जो सारा एक है, फिर जो कुछ अमेरिका में जो इंडियन पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की जो एक वेव है, उनका रेसिज्म और उनकी जो एक रवैया है, वो भी उसकी वजह से अमेरिकन ऑडियंस के नज़र में भी इंडिया आ गया है, ठीक है? तो रशिया जो कि पहले इंडिया को सपोर्ट करता था, अब उनकी नज़र में भी वो बुरे हैं, ठीक है? क्योंकि और ईरानियंस जो सपोर्ट करते थे इंडिया को हमेशा से, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कापूदरी बाहर पड़ा, तो वो हमेशा से ईरानियंस जो हैं वो इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते थे पाकिस्तान के मुकाबले में, मगर इंडिया ने सिंगल हैंडेडली अंडर मोदी वो काम किया, जो कि खास तौर पे जो एक समझ लें कि वो मिलिट्री बोर्ड तो ज़रूर थी, बट दैट वाज अनइक्विप्ड एट दैट टाइम, बिकॉज़ उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, और वो और वापस जा और रही थी। इन्होंने रिपोर्ट और करके दूसरी बात और दूसरी बात यह है कि ये हिंदुत्व वाले ने जो है वो ईरान के अंदर जो इंडियंस को मोसाद जासूसों की तरह ये हुआ, हाँ, हाँ। वो जब वो पकड़े गए तो भारत का इमेज जो है वो बहुत हाँ, क्योंकि खराब शुरू हुआ इंडियन था। एम्बेसी जो थी वो इन्वॉल्व थी मोसाद की के लिए वहाँ पे एस्पियोनाज में। तो अब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप देखें, सिर्फ यूएई है जो ऐसी बात है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में, कतर में, आपको पता है कि कतर में जो अटैक्स हो गए थे, जो इसराइल ने कर दिए थे जब डायलॉग के लिए हमास वाले गए थे, वो रिपोर्टिंग भी इंडियंस ने की थी, और इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, अब इसके होते हुए किसी और को इंडिया का नुकसान करने की ज़रूरत है? कि जब आप एलाइज़ के साथ, एक छोटा-सा मुल्क है इसराइल, जिसकी बैकिंग सिर्फ़ यूएस है, और इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वो उस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के हक में उस तरह से बात कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं इंडिया मैं इसराइल से दोस्ती 100 बार रखें, मगर एटलीस्ट ट्राई टू एटलीस्ट प्रिटेंड एटलीस्ट टू बी न्यूट्रल। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू डू। तो ये प्रॉब्लम असल में हमें दिखाई दे रहा है। गालिब भाई जो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका था ना माजी में, वो जो है वो इंडिया की पोजीशन में था,
लेकिन जब अपार्थाइड खत्म हो गया साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का पोजीशन ले चुका है। नहीं, अभी इतना तो नहीं कहना चाहिए कि अपार्थाइड का हो चुका है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसमें आप उसको नहीं नहीं सारे को नहीं, एक तरह इसराइल की से नहीं। हिमायत में बोल रहा हूँ, इसराइल की हिमायत के मामले में। हाँ हाँ, वो एक बात अलग है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया में तरह तरह के लोग हैं। हम हिंदी बेल्ट वाली सारी टॉक्सिसिटी को पूरे इंडिया पे थोड़ी कह सकते हैं कि जी वो पूरा इंडिया ऐसा है। और हम तो ये कह भी नहीं रहे ना। मैं तो नहीं ये कहता कि इंडियन बुरे लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ हिंदुत्व एक डेंजरस आइडियोलॉजी है, जैसे जायनिज्म या नाजीज्म एक डेंजरस आइडियोलॉजी है, जैसे इस्लामिज्म, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम जो है वो, या इस्लामिज्म जो है वो एक डेंजरस आइडियोलॉजी है। इसी तरह वाइट सुप्रीमेसी जैसे है, हिंदुत्व उन्हीं की कैटेगरी में फॉल करती है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज का कभी फायदा नहीं हुआ किसी भी कौम नुकसान को, ही हुआ। हमेशा नुकसान ही हुआ। हिस्ट्री इस बात की गवाह है, चाहे चाहे वो जापानीज कास्ट सिस्टम हो या इंडियन कास्ट सिस्टम हो या कोई जापानीज का रेसिज्म जो है वो आपको पता है कि उसकी वजह से भी जापानीज को इवन के एशियन कंट्रीज नहीं पसंद करते इन लोगों को ना, क्योंकि दे आर रेसिस्ट। ठीक है, तो अब तो चले वो बहुत कम हो गया, मगर पुराने वक्तों में तो बहुत ज्यादा था। तो इस तरह की आइडियोलॉजीज का कभी भी किसी को हिस्ट्री में फायदा नहीं हुआ। हमेशा जो लोग जितने इंक्लूसिव रहे हैं, जितना मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया गया है, रिलीजियस सेकुलरिज्म को जिस भी एम्पायर ने, दुनिया की आप बड़ी बड़ी एम्पायर्स उठा के देख लें, मंगोलों ने जब दुनिया पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने एक ऐसी हुकूमत कायम करने की कोशिश की जिसमें सब रिलीजन्स और सब कल्चर्स को, हालांकि वो बहुत जालिम थे, उनको वो थी। मुगलों ने इंडिया पे हुकूमत इसी तरह की कि मुगल सेकुलर होते थे मोस्टली। ठीक है, अकबर को आप देख लें, अकबर की पॉलिसीज तो सेकुलर पॉलिसीज थी। ठीक है, इंडिया में जितने भी कामयाब हुक्मरान रहे वो हमेशा हर रिलीजन के लोगों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, कास्टिज्म एक बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया में, और पुराने हुक्मरान कभी भी, ना मुगल ना कोई भी, उसको सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता है कि मोनार्क्स जो होते हैं उनको लोगों की आज़ादी से क्या मतलब। ठीक है, मगर इशू जो हमेशा से रहा है वो यही रहा है कि हमें, आज की दुनिया तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना कि आप एक रिलीजन के खिलाफ पॉलिटिक्स चला के एक 1.5 अरब के कंट्री के ऊपर जो है ना वो कब्जा करने की कोशिश करें, क्योंकि दैट्स इम्पॉसिबल। और ये आई थिंक कि अभी आप ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, देखे ना आप, बहुत उनको वायरल उन्होंने हो रही है, क्या पकड़ना आपने शुरू भी कर देखा है दिया। उसे? हालांकि वो एक इंटरनेट पार्टी है सिर्फ, वो कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ने वाले हैं। अगर लड़ भी लेंगे बेचारे तो पता नहीं क्या, उसके उसके क्रिएटर के इन्होंने वारंट निकाल दिए हैं, उसकी वेबसाइट और उसके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा रहे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, सोचे ना आप। वो तो एक एक मजाक के तौर पे उन्होंने शुरू की थी, और देखें आप इन्होंने क्या हाल कर दिया। और तो गालिब ये भाई इतने इनसिक्योर है अंदर से। हम्म, गालिब भाई मेरे ये ख्याल जो में है तो ना, पाकिस्तानियों ने अभी तक क्यों नहीं बनाई, पाकिस्तानियों को भी एक कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान बनाना बनाई चाहिए। है गालिब भाई, बनाई है। भाई, हाँ, हमें भी कॉकरोच हमें, आवाम पार्टी, आप जाए कॉकरोच आवाम पार्टी पाकिस्तान लिखे आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ भी तो नौजवानों का हाल कॉकरोचों वाला ही किया हुआ है ना, तो बात तो ठीक है। हाँ। गालिब भाई एक आखिरी सवाल है, ये अहम सवाल है, क्योंकि इसी के बेस पे जो जायनिस्ट है वो हम्म, कॉलोनिज्म को जस्टिफाई, तो ये जायनिस्ट और हिंदुत्ववादी कहते हैं कि जब दूसरा आलमी जंग में एलाइड पावर्स ने फतह हासिल की, तो जर्मनी पे और जापान पे जो है उस पाबंदियां लगाई, और जर्मनी को के कुछ इलाकों पे एलाइड पावर्स ने कब्जा भी किया था। इसीलिए जब जब अरब्स ने हमला किया था इसराइल पे, इसलिए इसराइल जीत कर उन अरब और फलस्तीन के इलाकों पे कब्जा रख सकता है, क्योंकि इसराइल ने जीता है और पहला हमला अरब ने किया। तो ये एक आर्गुमेंट देते हैं ज़ायनिस्ट, आप इसको क्या कहेंगे इस आर्गुमेंट पे? दोबारा बोलें। गालिब भाई, ज़ायनिस्ट लोग कहते हैं कि जो दूसरा आलमी जंग में जब जर्मनी हार गया था, तो उसके इलाकों को जिस तरह से सोवियत यूनियन ने वेस्ट जर्मनी का एक कब्जा करके रखा था, उसी तरह जब अरब हार गए तो उनके इलाकों को इसराइल ने कब्जा करके रखा था, फलस्तीन को। ये ज़ायनिस्ट कहते हैं कि इसराइल ने जीत कर उन फलस्तीन इलाकों पे कब्जा किया था। वो ये ये देखें, जस्टिफिकेशन देते हैं। ये बहुत ही गंदी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि कल को अगर कोई इनसे जीत लेगा तो फिर इन पे भी कब्जा कर लेगा, और यही लेकिन ये कहते हैं जस्टिफिकेशन ना, वहां पे तो है।
लेकिन ये कहते हैं ना कि पहले अरब्स ने किया था, इसी ओ यार पहले चंदा, अरब एक तो आप जो ना बात को बात रहने दिया करो, पर्सनलाइज ना किया करो, ठीक है? मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि भाई जो बात अगर, और दूसरी बात यह है कि दूसरों के, मैंने आपको कहा है ना कि आपको ये बाय करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करते हो बात जैसे, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं बात जैसे कि आप इसे बाय कर रहे हो। देखो भाई, कोई भी अपने नॉनसेंस के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन पेश जरूर करेगा, ठीक है, मगर उसकी लॉजिकल बात पे गौर किया करें, उसकी इमोशनल बात को, बिल्कुल अनइमोशनल आपकी अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में। उसकी बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप अगर आज ये कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है अरब कंट्रीज के इलाकों पे मैं कब्जा नहीं करना, कह रहा, मैं नहीं नहीं कह मैं रहा। नहीं कह रहा भाई, मैं आपको नहीं कह रहा क्या हो गया, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जो कह रहा है, ठीक है? तो फिर मसला ये है कि कल को अगर कोई आप पे कब्जा कर लेगा तो फिर वो भी जस्टिफाइड होगा। समझ गए ना आप बात? मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, ये बहुत आसान सा जवाब है, इसके लिए कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये बात याद रखें, जब भी कोई इस तरह की नॉनसेंस बात कभी भी पेश करे, तो यू डोंट हैव टू, आप जो इमोशनल अपील है ना चीज की, किसी भी आर्ग्यूमेंट से सबसे पहले इमोशनल अपील को साइड पे रखें, ठीक है? ये हमेशा बेईमान लोगों का तरीका ये होता है कि वो आर्ग्यूमेंट इमोशनल अपील के बगैर नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस इमोशनल अपील को उठा के कचरे की टोकरी में डालना है, और उसके बाद आपने उसी की लॉजिक को उस पर रिवर्स कर देना है। तो वही लॉजिक उस पर रिवर्स होगी, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये भी जस्टिफाइड है ना यार। फिर एक बात है कि फिर तो देखें, इस बात के थ्रू तो नाजीज्म भी जस्टिफाई हो सकता है, सिर्फ एंटी नाजी ही क्यों जस्टिफाई होगा? तो देखें, पिछली बार भी एक भाई से बड़ी डिटेल में इस बारे में बात हुई थी कि जो आर्ग्यूमेंट किसी भी बात को जस्टिफाई कर देना, जो एक आर्ग्यूमेंट कोई शख्स दे रहा है, जो एक बात को जस्टिफाई उससे वो कर रहा है, वो उसके ऑपोजिट को भी जस्टिफाई कर दे, तो वो लॉजिक होती नहीं है, वो होती फैलेसी है। तो मसला ये है कि इस तरह की जस्टिफिकेशन तो फिर कोई भी यूज कर सकता है ना। अगर आप कह रहे हैं कि आपका इस असूल के तहत ये राइट बनता है, तो फिर तो किसी का भी राइट बन जाएगा ना, ठीक है? फिर तो कोई भी कर सकता, फिर तो नाजी भी कर, अगर हॉलोकॉस्ट कर रहे थे तो फिर इस तरह के नॉनसेंस जस्टिफिकेशन के थ्रू तो उनको भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई आप उनकी लैंड पे रह रहे थे, तो भाई आपके साथ वो जो मर्जी करें, ठीक है? क्योंकि जैसे आप जो आपकी लैंड पे रहते हैं उनके साथ जो मर्जी करते हैं, जैसे आपने फलस्तीनियों को फांसी देने की बात कर दी सिर्फ, ठीक है? तो फिर भाई अगर आप फलस्तीनियों को फांसियां दे सकते हैं, तो भाई फिर इस नॉनसेंस लॉजिक के थ्रू कि आपकी लैंड में वो रहते हैं या आपके कब्जे की लैंड में वो रहते हैं, और आप उनके ऊपर स्पेशल लॉ, एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ अप्लाई कर रहे हैं, भाई फिर इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के तहत तो दुनिया की हर हॉलोकॉस्ट और हर किस्म के जेनोसाइड को जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है? अगर कोई ये कहे कि भाई किसी एक छोटे से ग्रुप ने किसी भी कम्युनिटी के किसी दूसरे कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ टेररिज्म किया है, और उसकी सजा उस तरह ही मिलनी चाहिए जैसे गजा वालों को सब मिल रही है, तो भाई इस तरह की नॉनसेंस जस्टिफिकेशन के थ्रू तो हॉलोकॉस्ट भी भाई जस्टिफाई हो जाएगा। क्यों भाई, है कि नहीं? कैट लवर समझ आई बात की? समझ आई। यानी ये जो बहाने दे देकर किसी हाँ बात को हाँ, भी जस्टिफाई कर सकते हैं। जाहिर बात है, ऐसी नॉनसेंस बातों से तो कोई भी बात जस्टिफाई हो सकती है ना यानी हिटलर भी भाई। इससे कहता तो ना, आप जाके कहता फिर था। मोहम्मद को भी जस्टिफाई कर देंगे, उसने बनु कुरैजा का कत्ल सही किया था। तो भाई अगर आपने ऐसे इलॉजिकल नॉनसेंस और इनह्यूमेन एक्सक्यूजेस पेश करने हैं अपने जेनोसाइड्स और अपनी घटिया बातों को जस्टिफाई करने के लिए, तो भाई व्हाई कांट अदर पीपल यूज दैट ना? फिर आप क्यों, सिर्फ आप ही क्यों यूज करें? फिर आपको मारने के लिए भी वो हो सकता है, ठीक है? फिर तो फिर कुछ भी हो सकता है ना भैया, ठीक है? हम्म, बात ये है। गालिब भाई, जी आपने सही कहा, लेकिन यानी ये क्या ये नैरेटिव सच है कि हर बार अरब्स ने ही जंग शुरू की है? क्या ये भी एक झूठा ये नैरेटिव मेरी है? आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, अब चलते हैं आगे, ठीक है? ओके फिर गालिब आइएगा, भाई। फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए, ओके ओके बाय। अच्छा भाई, यहाँ पे द जीनियस के नाम से कोई भाई आ गया भाई। हेलो हेलो, हाँ भाई, जीनियस मियाँ निकल गए उस हाथ पतली गली से। भाई स्टूडियो में जगह है, जिसने भी आना है आ जाओ, और चलें फिर।